नमस्कार, मैं भूपेंद्र रावत और आज हम जिक्र करेंगे भारत में लॉकडाउन के दूसरे चरण में। शुरुआत करेंगे हम देश में राम मंदिर के निर्माण के लिए भारत सरकार 2500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करती है। कुंभ के आयोजन के लिए 4200 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करती है। सरदार पटेल की मूर्ति बनाने पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करती है। विदेशी दौरों के लिए 700 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नमस्ते ट्रंप के स्वागत पर अहमदाबाद में 125 करोड़ रुपए का खर्च किया जाता है और भारत के 736 जिलों में से 411 जिला कोरोना की चपेट में महामारी में और भारत के 16,000 के करीब लोग कोरोना संक्रमण पॉजिटिव और 500 से लगभग लोगों की जान जा चुकी है और कोरोना संकट से देश को उबारने के लिए बजट में शून्य रकम रखी गई है। और इसके लिए यही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने देश में प्रधानमंत्री राहत कोष के औचित्य को नकार करके कोरोना संकट से उबारने के लिए भारत में पीएम केयर का अलग से एक खाता खोल डाला। आपको मालूम है कि देश में प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम पर बना जो व्यवस्था है उसका हमारे देश में सूचना के अधिकार के तहत और इसके अलावा कैग कोष की ऑडिट करने का हक है। लेकिन पीएम केयर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा खाता, एक ऐसा अकाउंट खोल डाला जो न सूचना के अधिकार के दायरे में आता है और न ही कैग उस पर किसी प्रकार की ऑडिटिंग कर सकता है। मैं आपका ध्यान कोरोना के संक्रमण और फैलाव की तरफ दिलाना चाहता हूं। शुरुआत करें हम चीन से चला जो कोरोना वायरस है, उसने 640 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करके अमेरिका के 50 राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया। अमेरिका महामारी में से त्रस्त है और दूसरी तरफ चीन के साथ लगा ताइवान, जिसका पहले वो चीन का हिस्सा था, वहां पर बमुश्किल 398 मामले उजागर हुए, 178 लोग ठीक भी हो चुके हैं और 6 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा वियतनाम है। वियतनाम 1000 किलोमीटर की साझी सीमा चीन की और वियतनाम की है और वियतनाम में 268 मामले उजागर हुए और 201 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं कि भारत में हमारे देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। हमारे देश में लॉकडाउन के पहले चरण के अंतिम दिन और दूसरे लॉकडाउन की घोषणा के अवसर पर हमारे देश में बाबा साहिब अंबेडकर की 129वीं जयंती के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत में जिस दिन एक भी कोरोना पॉजिटिव का मसला उजागर नहीं हुआ था, उस दिन से हमारे देश के हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनिंग शुरू हो चुकी थी। तो यह बड़ा अहम सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह दावा करना। तो तब हमको यह सोचना पड़ेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपसे यह जानना चाहता हूं, जब भारत में कोरोना का एक भी मामला उजागर नहीं हो पाया था, उस समय से आपकी सरकार ने हवाई अड्डों में थर्मल स्कैनिंग जो शुरू कर दी थी, तो फिर क्या कारण है कि आज भारत में 16,000 के करीब कोरोना संक्रमण के मामले उजागर हो चुके हैं, 500 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान जा चुकी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कोरोना कोई पुड़िया में आने की चीज नहीं है। इस शारीरिक रूप में इसको इंसान का शरीर चाहे तो इंसान के शरीर से अलग रह करके वैज्ञानिक विधि के तौर पर कह रहा हूं कि भारत और विश्व में सभी डॉक्टरों की एक मत राय है कि कोरोना का वायरस इंसान के शरीर से दूरी बमुश्किल 6 घंटे तक जिंदा रह सकता है। और दूसरी तरफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपकी ही कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 6 मार्च 2020 को कहा कि 17 जनवरी से भारत में मात्र 7 हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनिंग की जा रही थी विदेश से आने वाले नागरिकों की, और 6 मार्च को उन्होंने बताया कि अब 21 हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनिंग शुरू हो चुकी है। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आप सत्य बोल रहे हैं या केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की? एक बात प्रमाणिक है कि डॉक्टर हर्षवर्धन का और आपका इतिहास है कि आप जब मुंह खोलते हैं मोदी जी तो झूठ बोलते हैं। इसके मैं सबूत के तौर पर कहूं, आम चुनाव में आपने वादा किया था, आपने कहा देशवासियों से आप मुझे वोट देंगे तो मैं सबको 15-15 लाख रुपए दूंगा, प्रति वर्ष 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा और किसानों को लाभकारी मूल्य दूंगा और सबके अच्छे दिन लाऊंगा। और चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी, आप याद कीजिए, अपनी आत्मा पे हाथ रख करके आपने एक व्यक्ति को भी भारत में 15-15 लाख रुपए का नहीं दिए। आपने किसी भी वर्ष 2-2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, किसानों को आपने लाभकारी मूल्य नहीं दिया। अच्छे दिन अदानी अंबानी के आए हो तो अलग, ये है। दूसरा, आपने कहा कि थर्मल स्कैनिंग हो गई थी, तो फिर हम दूसरा आपकी बात को न केवल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन खारिज कर रहे हैं, बल्कि भारत के 411 जिले जिस तरीके से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, 500 लोगों की जान जा चुकी है और 16,000 के करीब कोरोना संक्रमण की चपेट में फंस चुके हैं, उससे बहुत साफ होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप आम चुनाव के समय वोट के लिए भी झूठ बोलते हैं और हमारे देश को कोरोना की चपेट में धकेलने के बाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लोगों की जान ले रहा है कोरोना, और आप उसमें भी झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं ये दोनों बातें आपने साफ शब्दों में कही है। मोदी जी इसलिए, और जितना मैं हर्षवर्धन जी को जानता हूं, डॉक्टर हर्षवर्धन झूठ नहीं बोलते हैं। दूसरा सवाल हमारा, आप हमें बताइए कि जो देश और दुनिया आज तक हमारे देश में जिस प्रकार के भी राहत के लिए, उसके लिए प्रधानमंत्री राहत कोष था, जिसमें सूचना के अधिकार के दायरे में वो आता है। हमारे देश में कैग उसको ऑडिट की रिपोर्ट करने के लिए उसके लिए सक्षम है, उसकी अनुमति होती है, विपक्ष के लोग सवाल उठा सकते हैं, देश जानकारी ले सकता है। आपने उसके औचित्य को खारिज करके ये धन एकत्र कर रहे हैं पीएम केयर के नाम पर। आप बताइए नरेंद्र मोदी जी कि रोजाना भारत में बताया जाता है कि कोरोना के कितने नए मामले हो चुके हैं, कितने लोगों की कोरोना जान ले चुका है, कितने लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, लेकिन कभी आप ये नहीं बताते हैं कि भारत में पीएम केयर्स में अब तक राहत के नाम पर कितना धन आ चुका है और जो धन आया है वो किस प्रकार देश में राहत के रूप में लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मैं ये एक आपने आर्थिक गोलमाल करने के लिए, आर्थिक घोटाला करने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष की जगह पीएम केयर का खाता खोला, जो सूचना के अधिकार और कैग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। दूसरी बात, आपने भारत में राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान फरवरी में अपने चहेते मित्र अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत समारोह के लिए और मध्य प्रदेश में सरकार गिराकर कमलनाथ की, शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाने के लिए आपकी क्रोनोलॉजी है कि आपने देश को पहले कोरोना की चपेट में धकेला और जब आप फंस गए तो उससे पहले आपने क्या किया? आपने बड़ी चतुराई के साथ अपने तमाम पापों के लिए भारत को कोरोना में धकेला और कोरोना की चपेट में भारत को धकेलने के बाद वहां से निकलने के लिए आपने मुसलमानों को मोहरा बनाया। मैं दूसरी बात आपसे करना चाहता हूं, उस पर मैं आता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप निरंतर, आप 19 तारीख को जनता के समक्ष आए, आप 3 अप्रैल को जनता के समक्ष आए, और फिर आप जब भी जनता, पहले आपने क्या कहा?
आपने भारत में कोरोना के चपेट में फंसे भारत में रामायण और महाभारत का सीरियल परोसा। काश आप रामायण से कुछ सीख पाते। रामायण काल में जब विश्व में लड़ाई धन तीर और कमान से होती थी मोदी जी, उस जमाने में युद्ध में घायल लक्ष्मण को बचाने के लिए तब भगवान राम ने ताली और थाली नहीं बजवाई थी, घंटी घड़ियाल नहीं बजवाया था, अंधेरा करके दीप पर मोमबत्ती नहीं जलवाई थी मोदी जी, और ना ही टॉर्च जलवाई थी, बल्कि क्या किया था, तब वैद्य को बुला करके और लक्ष्मण का उपचार कराया था। और आपने इस वैज्ञानिक में जहां मंगल ग्रह पर जा चुके हैं, वहां पर मंगल ग्रह पर जाने वाले और वैज्ञानिक युग में आपने भारत में कोरोना की चपेट में फंस चुके भारत में ताली बजाना, थाली बजाना, घंटे घड़ियाल बजाना और घर में अंधकार करके दीप, अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाना और टॉर्च जलाना का जो रास्ता अपनाया। तो अगर आप रामायण परोस रहे हैं तो कम से कम रामायण का जो सीख है वो आपको लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने तमाम पापों को छिपाने के लिए किस तरीके से आपके अहमदाबाद में जहां आपने नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम किया था, महामारी की चपेट में है इस समय कोरोना की गुजरात का वही हिस्सा, और आपने क्या किया, आपने अपने तमाम पापों को छिपाने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि क्या षड्यंत्र किया गया है, और तब आपको आगे बताता हूं कि कोरोना की जो महामारी में भारत आ चुका है, कोरोना महामारी के कारण भारत में रिश्तों ने भी और मानवता ने भी दम तोड़ दिया है। लॉकडाउन के बाद, पहले लॉकडाउन के कारण जो बेरोजगार हो चुके थे वो लोग अपनी घर वापसी के लिए बस अड्डों की तरफ, रेलवे स्टेशन पर पैदल चली, और जब रेल और बस बंद कर चुकी थी तो पैदल सैकड़ों किलोमीटर भूखे और प्यासे अपने गांव में पहुंचे, और रास्ते में जगह जगह पुलिस ने उन्हें पीटा, कूटा, मुर्गा बनाया। और ऐसा एक मैं जिक्र करना चाहता हूं, आपकी ही जो लोकसभा क्षेत्र है वाराणसी, वहां का सेंट्रल मुंबई के नागपाड़ा में एक होटल में काम करने वाला 25 वर्षीय युवक अशोक, वो लॉकडाउन के बाद भूखमरी और इस सब से बचने के लिए अपने 5 अन्य सहयोगियों के साथ पैदल यात्रा करते हुए अपने घरों में पहुंचा। वो पहुंचा बनारस में, और बनारस में जो पूर्वांचल का आपने देखा होगा, वो भूखा प्यासा जब पहुंचा अपने घर, तो क्या हुआ, बनारस में जो पूर्वांचल के किराना मंडी की सबसे बड़ी, उसका नाम है गोला दीनानाथ, वो अपने घर पहुंचा। वहां पर उसकी मां ने, उसके भाई ने कोरोना संक्रमण के भय के कारण 1600 किलोमीटर दूर से पैदल चल के आए अशोक के लिए दरवाजे नहीं खोले। मोहल्ले के एक सज्जन व्यक्ति उसको हॉस्पिटल ले गए, जिला हॉस्पिटल में जांच की गई, पाया गया कि वह कोरोना नेगेटिव है। बावजूद उसके माँ और भाई ने दरवाजा नहीं खोला। वो अपनी नानी का भी लाडला था अशोक, उसको अपनी नानी की याद आई, वो नानी के घर गया, नानी ने भी उसको घर के अंदर दरवाजे नहीं खोले। फिर पुलिस ने विवश होकर के देर रात को अशोक के घर के अंदर प्रवेश करवाया। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूं, नोएडा में आबाद एक गांव है ग्राम दयाल नगर, जहां 4 दोस्त देर रात को लूडो खेल रहे थे, और एक दोस्त को खांसी आ गई, बाकी सबको लगा इसे कोरोना है और ये हमको कोरोना फैला देगा। इसी बात पर एक दोस्त ने प्रशांत को गोली मार दी, खांसने वाले प्रशांत को, जिसका उपचार कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में हुआ। और तीसरी मानवता की बात हम करते हैं कि भारत में जो हवाई जहाजों के द्वारा, पासपोर्ट के द्वारा जो फैलाया गया रोग है कोरोना, उसकी मार, उसकी चपेट में न केवल भारत के दैनिक मजदूर और रेडी पटरी खोमचा वाले किसान और गरीब भुगत रहे हैं, बल्कि जो कोरोना संक्रमण से पीड़ितों के बीच में जो डॉक्टर, नर्स, तकनीशियन, सफाई कर्मी, एम्बुलेंस है, उनको भी भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से अशोक की मां ने 1600 किलोमीटर दूर से पैदल आकर के अपने बेटे, पैदल आने वाले बेटे के लिए दरवाजा नहीं खोला, नानी ने दरवाजा नहीं खोला, और नोएडा में दोस्तों ने अपने दोस्त को गोली मार दी, ठीक उसी तर्ज पर जो कोरोना संक्रमण के बीच में काम करने वाले डॉक्टर, नर्स,
तकनीशियन, सफाई कर्मी और एम्बुलेंस कर्मी, उनका भय देश के बच्चे बच्चे में व्याप्त हो चुका है। ये सारी भूमिका खड़ी की है आदरणीय मोदी जी। रोग भी आप लाए, रोग का भय भी आपने दिखाया, और न केवल रोग का भय दिखाया, आपने इसको भयंकर रोग में तब्दील किया। हुआ मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली और देश का जो पूरा हिसाब किताब हो मैं बताना चाहता हूं कि आपके भारत में 24 तारीख को शाम को 8 बजे आप आए, आपने लॉकडाउन की घोषणा की, 12 बजे रात्रि से देश में जहाजों के अलावा बाकी सब प्रचलन पर प्रतिबंध लग गया था। आदरणीय मोदी जी, 27 मार्च को 1500 गुजरात के नागरिक जो हरिद्वार और देहरादून में थे, उत्तराखंड की सरकार ने बाकायदा उन सब लोगों को गाड़ी में बिठा करके, बसों में बिठा करके कहां पहुंचाया? गुजरात पहुंचाया। और गुजरात से 100 उत्तराखंड के नागरिक जो आ रहे थे बसों में बैठ करके 31 मार्च को, तब हरियाणा की सरकार ने उनको बॉर्डर पे नीचे उतारा। 1500 गुजरात के लोग बसों में बैठ करके उत्तराखंड से गुजरात पहुंचते हैं, तब ना लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन होता है और ना आदरणीय प्रधानमंत्री जी तब सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन होता है। लेकिन और 100 लोग गुजरात के से आते हैं उत्तराखंड के लिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन माना जाता है, उन्हें हरियाणा की सीमा पर उतारा जाता है। यह जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूं कि लॉकडाउन की घोषणा से पहले तबलीगी जमात के मुख्यालय में जो बंगले वाली मस्जिद है निजामुद्दीन में, उसमें जो लोग सीमाएं सील होने के कारण फंस चुके थे, वो अपने घर वापस जाने के लिए स्थानीय पुलिस जो आपके अधीन है और दिल्ली सरकार की प्रशासन के एसडीएम के पास जाकर आग्रह करती दिख रही। वीडियो वायरल हो रहा है कि हमको पास दिया जाए। उन्होंने कोई गाड़ियों की मांग नहीं की थी, लेकिन 23 तारीख को राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में, उसके मुख्यालय में जो लोग थे, उन मुसलमानों को उनके घर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, जबकि 1500 गुजरातियों को बाकायदा इज्जत के साथ उत्तराखंड से बसों में बिठा करके पहुंचाया जाता है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि क्या क्रोनोलॉजी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। हम हैरान हैं कि मुसलमान कहते हैं कि हमको घर जाने के लिए है, हमारे को पास दे दीजिए। कौन सा पास? क्योंकि सीमाएं सील हैं तो उनको पास नहीं दिया जाता, और जब लॉकडाउन जाता है, जो जहां है उसको वहीं रहना है, उसका उल्लंघन कर 1500 गुजरातियों को पहुंचाया जाता है और 100 उत्तराखंड के नागरिकों को नीचे उतारा जाता है। और मैं दूसरे लॉकडाउन की घोषणा पर बात करना चाहता हूं। दूसरे लॉकडाउन की घोषणा के बाद 35,000 जो विद्यार्थी डॉक्टर और इंजीनियरिंग के ट्रेनिंग के लिए जयपुर में हैं, 15 अप्रैल को राजस्थान की सरकार ने फैसला लिया कि हम कर्फ्यू पास उनको देंगे, लॉकडाउन नियम का उल्लंघन करने का पास देंगे, ताकि राज्य सरकारें उनको उनके घर तक पहुंचाए जाए। धनवानों के बच्चे हैं, उनको सरकारें पास देने के लिए तैयार है। दूसरा मैं जिक्र करना चाहता हूं, कर्नाटक में कलबुर्गी जिले में 16 अप्रैल को सिद्धालिंगेश्वर मेले में जुटी हजारों की भीड़, तब वहां पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का धज्जियां उड़ती रही, पर किसी प्रकार की पुलिस कार्यवाही वहां पर नहीं हुई। 16 अप्रैल को 15 छात्र जो कोटा से बस में बैठ के पटना पहुंच जाते हैं, तब लॉकडाउन के नियम का और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन नहीं होता है। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ 300 बसों का काफिला भेजते हैं उत्तर प्रदेश से। जो छात्र कोटा में 7,500 छात्र, 35,000 छात्रों में उत्तर प्रदेश के हैं, उन छात्रों को लेने के लिए 300 बसों में पहली खेप कोटा से 3,000 छात्रों को लेके उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। आदरणीय मोदी जी, तब लॉकडाउन के नियम का, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन नहीं होता है। 17 तारीख को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते की शादी होती है कर्नाटक में, जहां 100 लोग जुटते हैं उस शादी में, तब लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का नियम का उल्लंघन नहीं होता है। एक और बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने कहा
कि इस देश में जो रोज कमाओ रोज खाओ वाले जो लोग हैं वो मेरी बरादरी के लोग हैं। मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो किसी भी सूरत में आपकी बरादरी और आपके परिवार के सदस्य नहीं हो सकते हैं। बरादरी मतलब मैं मोदी जाति की बात नहीं कर रहा हूं। बरादरी का मतलब होता है काम धाम को लेकर के। आपने दावा किया कि 35 वर्ष तक आपने रोजाना भीख मांग करके पेट पाला है। मेरे देश में जो मजदूर हैं, रेडी पटरी खोमचा वाले जो लोग हैं, जो दैनिक मजदूर वेतन भोगी हैं, वो लोग भिखारी नहीं है। तो भिखारियों का परिवार अलग होता है और मेहनत कश मजदूरों का परिवार अलग होता है। हमारे देश के मजदूर जब आप भीख मांगते थे तब भी आपके परिवार के सदस्य नहीं हो सकते थे। आपके परिवार के सदस्य वो हो सकते जिनका काम पेशा भीख मांगना रहा हो। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अब तो आप 10 लाख का सूट पहनते हैं मोदी जी, अब आप मशरूम खाते हैं और हमारे देश का मजदूर आज भिखारी बन गया है, क्योंकि पासपोर्ट के रोग से चपेट में आ चुका भारत। पासपोर्ट वाला रोग है ना कोरोना का, और उसकी चपेट में आ गया है और मजदूर मोहताज हैं दाने दाने के लिए। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं कि पहले लॉकडाउन में भी उल्लंघन हुआ था। योगी आदित्यनाथ आपकी घोषणा के तत्काल बाद 5-6 घंटे बाद अयोध्या में पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैंने राम की मूर्तियों को यहां से वहां रखना है। आपकी ही पार्टी के विधायक हैं राजा सिंह, उन्होंने तो बाकायदा 5 अप्रैल को मशाल जुलूस निकाल करके लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन किया। गो कोरोना, चीनी वायरस गो बैक, चीनी वायरस गो बैक के नारे उन्होंने लगाए थे। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं 2 बड़ी घटनाएं कि आपने देखा कि राजधानी दिल्ली में सराय काले खां में एक महिला रबीना खातून वो राशन लेने के लिए गई और क्या हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि राशन की दुकान पर राशन कार्ड लेकर के जब वो गई थी तो पुलिस कर्मियों ने उसको बिठा दिया और वो देर रात को अपने घर पहुंच पाई। ये मैं राजधानी दिल्ली का जिक्र कर रहा हूं। और दूसरा जिक्र करना चाहता हूं मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मोहल्ला पीरजादा का, जहां अपने नादान बेटी के साथ में राशन लेने के लिए खेती हर मजदूर मोहम्मद सुभान गया था। उसके घर में दाना नहीं है राशन का, और वहां पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अधिकारी बैठा था 50-50 लोगों को टोकन देने के लिए, उसमें मोहम्मद सुभान का नंबर नहीं आता था, लेकिन भूख का तकाजा था। उसने आग्रह किया कि मुझे आज ही राशन दो। अधिकारी ने कहा कि नहीं, आपको कल आना होगा। इस बात पर वो परिवार भूखा था, इसलिए सुभान ने विरोध किया और सुभान के विरोध करने पर पुलिस कर्मियों ने उसे बेरहमी से पीटा है। और न केवल उसको पीटा, उसके साथ उसकी नादान बेटी को भी पीटा गया।